डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान में 3 लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा जो लेसन है वह है कार्यपालिका, 5वां लेसन है विधायिका और 6ठा लेसन है न्यायपालिका। ठीक है, और बात करते हैं, सबसे पहले हम 5वां लेसन पढ़ेंगे क्योंकि सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। सबसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। जब आप व्यवस्थापिका नहीं पढ़ोगे तब आपके कार्यपालिका समझ में नहीं आएगी, है ना। सरकार का दूसरा अंग यानी पहला जो अंग है व्यवस्थापिका, इसका काम होता है कानूनों का निर्माण करना। क्या काम होता है? कानून निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना व्यवस्थापिका का काम है। कार्यपालिका क्या काम है? जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों का क्रियान्वयन करना। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जिसका मुख्य काम है कानूनों की व्याख्या करना, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा अंग पढ़ेंगे भाई? व्यवस्थापिका पढ़ेंगे, है ना। तो लेसन नंबर है आपका 5। एक बार 4 के लेसन को हमने छोड़ दिया है। ये व्यवस्थापिका पूरा जैसे ही होगा उसके बाद हम इसको चौथे लेसन को पढ़ेंगे, कार्यपालिका को। तो इसको विधायिका या व्यवस्थापिका, है ना। विधायिका की बात करें तो वैसे तो ये विधायिका ही है ना। इसको विधायिका कह दो या व्यवस्थापिका कह सकते हो, दोनों ही नाम है की बात। अलग अलग देशों की विधायिका के नाम अलग अलग हैं, है ना। अलग अलग देशों की जो विधायिका है उसके नाम क्या है? अलग अलग हैं। विधायिका का काम क्या है? आपने अभी पढ़ा, कानून निर्माण करना। क्या काम है भाई? कानून निर्माण करना, या हम कह सकते हैं कानून बनाना। विधायिका क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है या कानून बनाने का काम करती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया कितने चरणों से होकर गुजरती है, ये सब प्रक्रिया यानी 7 चरण जो होंगे अभी आगे पढ़ेंगे। पहले इतना ही देखो आप, तो इसका काम क्या है भाई? कानूनों का निर्माण करना। अब ये किन किन विषयों पर कानून बनाते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। कानून बनाने का ये क्या क्या काम करते हैं। तो व्यवस्थापिका है, उसका काम है कानून निर्माण करना। और अलग अलग देशों की व्यवस्थापिकाओं के नाम हैं वो अलग अलग हैं। जैसे भारत की जो व्यवस्थापिका है इसे कहा जाता है संसद। भारत की व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद। इसके अलावा यदि दूसरे देशों की बात करें हम, तो अमेरिका की जो संसद है उसे कहा जाता है कांग्रेस, है ना। ब्रिटेन की जो संसद है उसे कहा जाता है पार्लियामेंट, है ना। जापान की जो संसद है उसे कहा जाता है डाइट। और स्विट्जरलैंड वगैरह इनकी जो है आपके बुंडेस्टोंग, सुर्रा, ये संसदों के नाम है। अलग अलग देशों की अलग अलग संसदें हैं और उनके पृथक पृथक नाम है। काम सबका सेम ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है, काम सब क्या करते हैं? सेम काम करते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी किताब के अनुसार कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्लियर? पहला काम है हमारे को, यदि ऑन पेज की बात करें हम, तो 101 के पेज पर आप देखो, और ऊपर ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है आपकी किताब में। 101 के पेज पर क्या लिखा हुआ है? हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी संसद की। तो देखो, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, प्रश्न आता है ये, हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, या हमें संसद की जरूरत क्यों है। आपने पढ़ा, संसद कानून निर्माण का काम करती है। संसद क्या करती है? कानून निर्माण का काम करती है। केवल कानून निर्माण ही नहीं करती, और बहुत सारे काम हैं इसके, है ना। संसद की रिक्वायरमेंट की यदि बात करें हम, तो केवल ये कानून निर्माण का काम ही नहीं करती है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके पास कार्य हैं। तो देखो, सबसे पहला काम हमें जरूरत की पड़े तो ये क्या करती है भाई? कानून निर्माण करती है। पहला काम है कानून निर्माण करना। यदि हम भारत की संसद को पढ़ लें एक बार, है ना, हम किसकी संसद को पढ़ लें? भारत की संसद को पढ़ लें कि भारत की संसद है वो क्या काम करती है। तो भारत की संसद पहला काम है कानून निर्माण करना। अब कानून निर्माण कैसे करती है, किन विषयों पर करती है, तो बात करें हम इसी विधायिका में, तो देखो, संघ सूची, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है।
संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है भाई, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। स्पष्ट विभाजन से तात्पर्य ये है, निश्चित बताया जाता है कि इन विषयों पर कानून बनाने का काम आपका है, यानी कानून बनाने का जो तरीका है वो निश्चित है, स्पष्ट बताया हुआ है। तो देखो इसमें संघ सूची, और इस संघ सूची में है वर्तमान में 99 विषय और पूर्व में थे 97 विषय। वर्तमान की बात करें तो 99 विषय हैं और पूर्व समय में जब मूल संविधान बना था उस टाइम इसमें 97 विषय थे। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को, यानी भारत की संसद इस विषयों पर कानून बनाती है। सरकार के दोनों, संसद के दोनों सदन मिलकर, दोनों सदन कौन कौन से, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, है ना। एक तो लोकसभा मिलेगी और दूसरी कौन सी, राज्यसभा, मिलकर कानून निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक काम तो हो गया इसका ये। दूसरा है राज्य सूची। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, इसलिए इसको यहां पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, राज्य सरकार में पढ़ेंगे इसको। दूसरा है राज्य सूची, और राज्य सूची के जो विषय हैं, है ना, राज्य सूची के अब तो हैं 61 और पहले थे 66। इस पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार का, है ना। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है भाई, राज्य सरकार कानून बनाने का काम करती है। और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी सूची कौन सी है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूल में तो थे 47 विषय जब संविधान बना था, और वर्तमान में है 52 विषय, है ना। ये तो है वर्तमान में, और ये था मूल संविधान में, यानी आप पहले लिख लो इसको, है ना। ये थे मूल संविधान में, इतने विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार इन दोनों सरकारों को है ना। यानी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी कर सकती है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें कानून बनाने का काम कर सकती हैं। लेकिन यदि दोनों में गतिरोध हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान्य होंगे, है ना। तो ये संघ सूची के सारे विषयों पर कानून बनाती है अकेली संसद, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कानून बनाती है। लेकिन दोनों में यदि गतिरोध हो जाए तो ऐसे विषयों पर कौन कानून बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्लियर। इसके अलावा अवशिष्ट विषयों का भी उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है ना। अवशिष्ट विषय क्या होते हैं, वे विषय जिनको किसी भी सूची में क्रमबद्ध या लिपिबद्ध लिखा नहीं गया, ऐसे विषय को किस नाम से जानते हैं, अवशिष्ट विषयों के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ जाए, मान लिया अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं, तो वे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों ही सूचियों में नहीं है, ऐसे विषय को किस नाम से जाना जाता है, अवशिष्ट विषयों के नाम से जाना जाता है। तो अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी किसका है भाई, केंद्र सरकार का है। ये तो हो गया कानून बनाने का काम, ठीक है। अब देखो केंद्र सरकार की यदि बात करें, है ना, तो केंद्र सरकार इस विषय पर भी कानून बनाना चाहे, किस विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को है। लेकिन यदि आपातकाल लागू हो जाता अनुच्छेद 352 के तहत, राज्य में मतलब बाह्य आक्रमण या आंतरिक विद्रोह होने की स्थिति में लागू आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत, 56 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 356 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 356 में क्या होगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में लागू राष्ट्रपति शासन, ऐसे में कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा, केंद्र सरकार को हो जाएगा। और वित्तीय आपात लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 360 में भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। क्लियर। तो राज्य सरकार ऐसे विषयों पर कानून बनाने का काम कर सकती है। लेकिन सामान्य स्थिति की बात करें हम, तो हमें सामान्य आपातकाल लागू नहीं है, ऐसे कोई विषय पर कानून बनाना है जो राज्य सूची में वर्णित है, तो ऐसे विषयों पर क्या कर सकती है भाई, आपकी जो राज्य सरकार है ना, ये अनुच्छेद 249 राज्य सूची के किसी विषय पर यदि इनको कानून बनाना है तो अनुच्छेद कौन सा, 249 के अनुसार आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। किसका घोषित कर दे, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का है।
केंद्र सरकार का है। ऐसे विषय पर कानून कौन बना देगी? केंद्र सरकार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की केंद्र सरकार राज्य सरकार की तुलना में शक्तिशाली है, क्योंकि अवशिष्ट विषय इनके पास हैं। तनाव हो जाए तो कानून बनाए, संघ सूची के 99 विषयों पर अकेले कानून बनाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि ये विषय हैं, इन पर ये कानून बनाए, है ना। तो बनाने के लिए कई बार क्या होता है कि जिस दल की सरकार होती है वो दल की सरकार किसी चीज को बढ़ाने का काम कर सकती है, कम करने का काम कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष है वो मजबूत होना जरूरी है, और विपक्ष यदि मजबूत होगा तो वो आंदोलन करेगा, उसको दबाने का काम करेगा और जनता की भलाई के कानून बना देगा। जैसे एक आपकी किताब में 28 फरवरी 2002 में जो केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने केंद्रीय बजट में यूरिया के दाम बढ़ाने का बजट पेश किया था कि भाई यूरिया के दाम बढ़ाए जाएं और सब्सिडी भी थोड़ी कम की जाए। और ऐसे में क्या हुआ, यूरिया के दाम बढ़ जाएंगे तो किसान यूरिया क्या डालेंगे, तो विपक्ष ने इसका जोर जबरदस्त विरोध किया, और विरोध किया किसानों के हित में। और ये और कह दिया, बोले आगे आने वाले चुनाव में किसान, क्योंकि किसानों के पास, किसान तो बहुत जल्दी जुड़ने वाले थे ना, भोड़ो कौम है, किसान भोड़ो जीव है, इसलिए 11 फरवरी 2002 को, ये 11 मार्च, फरवरी की बात सॉरी, 11 मार्च 2002 को केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा ने जो विधेयक रखा था यूरिया के दाम बढ़ाने वाले, उसको वापस ले लिया। ऐसे ही एक बार पहले भी हुआ था बाद में कि यूरिया के दाम बढ़ाने के संदर्भ में और पोटेशियम जो है खाद्य पदार्थ जितने हैं उनको बढ़ाने के लिए 4 जून 1998 को भी लोकसभा में यूरिया खाद और पेट्रोलियम पदार्थों के दाम की वृद्धि का विधेयक पारित हो चुका था, अखबार में ये बात छपी थी। लेकिन विपक्षी दलों के दबाव के कारण इसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया था। 22 फरवरी 1983 में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लोकसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी कामकाज को स्थगित करने और आम बहस को प्राथमिकता देने का निर्णय किया। गृह मंत्री पीसी सेठी ने बयान दिया कि असम में रहने वाले सभी समुदाय और समूहों के बीच सद्भाव कायम रखने के लिए अलग अलग विचार और नीतियां प्रतिबद्ध करने वाले सभी सदस्यों का सहयोग चलता रहेगा। लेकिन लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश में हरिजनों के उत्पीड़न के प्रति विरोध किया, और ऐसे में इस विधेयक को वापस समाप्त करना पड़ा, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है भाई, बात करें हम कि लोकसभा की हमें जरूरत क्यों पड़ी, राज्यसभा की जरूरत क्यों पड़ी, हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ी, तो पहला काम है इसकी कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हमें जरूरत पड़ी। अब यह कानून निर्माण बनाते समय 2 सदन हैं, और 2 सदन में भी प्रत्येक सदन में एक पक्ष बैठा हुआ है और एक विपक्ष बैठा हुआ है, ठीक है। पक्ष वाले कोई ऐसा कानून बनाए जो जनता की भलाई के लिए नहीं हो, है ना। तो ऐसे में विपक्ष वाले क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, और आलोचना करके ऐसे कानून को रद्द करवाने का काम वो सदन में ही कर देते हैं, जो जनता के हित में नहीं है, क्योंकि आलोचना का अधिकार उनको है। तो पक्ष और विपक्ष के आधार पर हमें, यदि संसद नहीं होती और केवल आप पढ़ते हैं कार्यपालिका ही होती, तो कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कानून पारित करवा सकती थी। लेकिन यदि ये संसद है तो जनता की भलाई के, जनता के हित के कानून ही पारित हो पाएंगे। जनता के हित से जुड़े हुए कोई कानून नहीं है तो ऐसे कानूनों को ये रद्द करवाने का काम भी कर सकती है। ऐसे व्यवस्थाओं को समाप्त करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जा सकता है। क्लियर? पहला है कानून निर्माण की प्रक्रिया पर भाग लेने का काम। दूसरा है भाई इसका 2 और क्या काम करती है ये, दूसरा ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है ये, यानी वो निरंकुश नहीं हो जाए कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या नहीं हो जाए, निरंकुश नहीं हो जाए, इसलिए नियंत्रित करती है। और भारत में अपना रखी है कौन सी व्यवस्था भाई, संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी व्यवस्था अपना रखी है, संसदीय शासन व्यवस्था। और ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। नंबर 1 होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसका अध्यक्ष कौन होता है भाई, जिसका अध्यक्ष होता है सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, और उपराष्ट्र, यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति माने तो उपराष्ट्रपति। नंबर 2 है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और ये वास्तविक कार्यपालिका जो है इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होता, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कौन होता है,
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद इसका मुखिया होता है। किसका? वास्तविक कार्यपालिका। इन दोनों पर ही आपका जो संसदीय का व्यवस्थापिका या संसद है वो नियंत्रण करती है। कैसे करती है? यदि राष्ट्रपति कदाचार में पाया जाता है, दुराचार में पाया जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने वाले इन गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है, अग्रसर होता है, तो ऐसी स्थिति में महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उसे पद से पदमुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा काम ये क्या करता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यदि सही काम नहीं करें तो उनसे काम करवाने के लिए आपने पहले लेसन में पढ़ा है ना, पहले लेसन में आपने पढ़ा था, उनसे प्रश्न पूछ सकती है, उनसे पूरक प्रश्न पूछ सकती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ला सकती है, निंदा का प्रस्ताव ला सकती है, कटौती प्रस्ताव ला सकती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके तो उसे पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए तैयार। यानी भारत की मंत्रिमंडल के बारे में कहा जाए तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, ये कार्य करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कार्यपालिका को नियंत्रित करना है, जिसमें प्रधानमंत्री को नियंत्रित करना है, मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करना है, ये दोनों निरंकुश नहीं हो जाएं, इनको यदि नियंत्रित करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी भाई? संसद की आवश्यकता महसूस होगी, संसद की जरूरत होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति यदि सही काम नहीं कर रहा है, उपराष्ट्रपति यदि सही काम नहीं कर रहा है, वो देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने का काम कर रहा है, वो दुराचार में लिप्त पाया जाता है, वो कदाचार में लिप्त पाया जाता है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उस पर भी नियंत्रण करने का काम ये करते हैं। इसके अलावा सरकार का एक और अंग है तीसरा, है ना, उसको भी नियंत्रित करने का काम करती है। तो सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका, है ना, न्यायपालिका पर नियंत्रण। न्यायपालिका यदि सही काम नहीं करे, है ना, न्यायपालिका के पास तो बहुत सारे अधिकार हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, लेकिन यदि न्यायाधीश सही काम नहीं करे, वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, दुराचार में लिप्त पाए जाते हैं, देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने वाले होते हैं, तो उसे भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से पदमुक्त करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा काम है इसका। यानी ये कानून निर्माण का काम करता है, कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, न्यायपालिका को नियंत्रित करता है। इसके अलावा संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कोई भी देश, मतलब देश के किसी भी कोने का होता है, लेकिन हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद जिसे आप कहते हैं, संसद सदस्य जिसे कहते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद जो सदस्य है, ये संसद सदस्य गलत काम नहीं, क्योंकि ये जनता के जो अच्छे काम हैं, जनता को कैसे कामों की जरूरत है, वो व्यक्तिगत रूप से जनता को जानता है ना। हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, वो क्या जानते हैं भाई? व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा, शासन के स्वरूप कैसे अपनाए जाएंगे, इन सबको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इसलिए समाज की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को संसद में उठाने का जो काम करना है वो कौन करते हैं? आपके सांसद करते हैं, जिसे हम MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राजस्थान से कितने MP चुने जाते हैं भाई? 25 MP चुने जाते हैं। जो लगभग जो बड़े जिले वहां से एक सदस्य MP चुने जाते हैं, जो छोटे हैं उनसे 2 जिलों से 1 MP चुनकर जाता है ना। तो ये है संसद के ये कार्य, या यूँ कहें हम संसद की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, जनता की भावनाओं को समझने के लिए। या एक बात तो ये कह दो आप, जनताओं की व्यक्तिगत रूप से जनताओं को MP जान सकते हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो ऐसा कानून बनाने। और न्यायपालिका पर वो नियंत्रण महाभियोग प्रक्रिया द्वारा करती है। नामात्र की जो ये आपकी संसदीय शासन व्यवस्था की कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का काम करती है, वो कहीं निरंकुश नहीं हो जाए। राजा जो है या सर्वोच्च पद जो है वो अपनी इच्छा अनुसार कोई कानून बनाए नहीं, इसलिए ऐसा करने का वो कार्य करती है। ये है हमें संसद की आवश्यकता महसूस क्यों हुई या क्यों जरूरत पड़ी कार्य। क्लियर? अब हम कल पढ़ेंगे संसद की 2 सदनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, है ना। दूसरा आपका टॉपिक है इस लेसन का कि संसद की 2 सदनों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके।